नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े की। जो संघर्ष चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, हवाई हमले दूसरे हफ्ते भी लगातार जारी हैं। इजराइल ने मंगलवार को गाजा पर किए हवाई हमले में एक 6 मंजिला इमारत को गिरा दिया, तो वहीं फिलिस्तीन आतंकियों की ओर से भी लगातार दर्जनों हमले किए गए हैं। इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल के हमले में काहिल नाम की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। इस इमारत में लाइब्रेरी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जुड़े एजुकेशनल सेंटर थे। बताया जा रहा है कि ये जो इमारत गिरी है इसमें लाइब्रेरी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जुड़े कई एजुकेशनल सेंटर संचालित हो रहे थे। हालांकि रात भर चले हवाई हमले में मरने वालों की संख्या का अभी तक पता नहीं लगा है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने मंगलवार को जॉर्डन से सटी सीमा के पास एक यूएवी को भी गिराया है। इजराइल का यह दावा कि यूएवी गिरा दिया है एक, हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि यह यूएवी किस देश का था। बता दें आपको, इजराइल और गाजा के बीच बीते 10 मई से ही हवाई हमले जारी हैं। इजरायली पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों को जुटने से रोकने के लिए 12 अप्रैल को ही बैरिकेड्स लगा दिए थे। रमजान के महीने में फिलिस्तीनी मुस्लिम यहां बड़ी संख्या में जुटते हैं। कुछ दिनों बाद ही इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की संख्या भी सीमित कर दी। वहीं हजारों की संख्या में आए फिलिस्तीनियों को वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद से ये संघर्ष और गहरा गया। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष भी तेज हो गया। वहीं आपको बता दें कि इस खूनी संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र भी अब बीच बचाव में उतर आया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अब जितना जो भी खूनी संघर्ष हो रहा है, अब दोनों देशों के बीच बचाव के लिए संयुक्त राष्ट्र का आह्वान है कि तुरंत संघर्ष विराम किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने यह आह्वान किया है कि तुरंत दोनों देशों के बीच इस खूनी संघर्ष को रोका जाए। आपको बता दें कि चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि उसने अब तक हमास 65 ठिकानों पर 100 से ज्यादा हथियार दागे हैं। हमास के 65 ठिकाने जो हैं 100 से ज्यादा हथियार दागे हैं इजराइल ने। इसमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। लगातार खूनी संघर्ष 2 हफ्ते से जारी है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बात करें दोनों देशों की, दोनों देश लगातार दावे कर रहे हैं कि जहां एक और इजराइल का दावा है कि हमास के कुछ नेताओं को उसने मार गिराया है, वहीं हमास ने भी विंग कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि की है। कई हथियार दोनों देशों की तरफ से लगातार दागे जा रहे हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। लगातार ये खूनी संघर्ष गहराता जा रहा है। ऐसे में अगर जानकारों की माने तो अगर ये संघर्ष कुछ और वक्त चला तो तीसरी लहर जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ले जाएगा। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि अभी तक अभियान में 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से संघर्ष विराम लगातार जारी है, रॉकेट लॉन्चर हमास के 65 ठिकानों पर 100 से ज्यादा हथियार दागे गए हैं। रॉकेट लॉन्चर शामिल है। इजरायली सेना की अगर माने तो 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी शामिल किए गए हैं। लगातार पिछले 2 हफ्ते से ये जो खूनी संघर्ष है वो चलता जा रहा है दोनों देशों के बीच, जिसके बीच बचाव में अब संयुक्त राष्ट्र भी सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तुरंत संघर्ष विराम किया जाए। ज्यादा लड़ाकू विमान 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल हैं अभियान में। दोनों ही देश दावे कर रहे हैं कि एक दूसरे के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। वहीं बता दें कि खूनी संघर्ष में जहां एक तरफ दुनिया कोरोना की चपेट में है, एक तरफ ऐसे हमले मानवता के लिए बेहद संकट वाली बात है। इस हमले में, इस खूनी संघर्ष में दोनों देशों के कई लोगों की जान जा चुकी है। कई नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस चर्चा में हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी शामिल होंगे, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। विंग कमांडर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। विंग कमांडर सर, सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल होगा कि क्या इजराइल जानबूझकर ये सब कर रहा है? क्या कुछ पीछे एजेंडा है उसका? क्या फायदा होगा? क्या इजराइल जानबूझकर जंग चाहता है फिलिस्तीन से? देखिए, इजराइल जंग नहीं चाहता।
सबसे बड़ी बात यह है जी ये आपका इको बहुत आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा। सर, मैं अपनी इको तकनीकी बहुत टीम है। से निवेदन करती हूँ कि वो तुरंत ऑडियो सही कराए। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर, बात पूरी हाँ, कीजिए। ये प्रॉब्लम है शुरू से। ये जगह अरब की थी, पैलेस्टीन की जगह थी। जी यहाँ पे इजराइल को बसाया गया है जबरदस्ती। जब इन सारे अरब कंट्रीज का विरोध था, जी ये अमेरिका और बाकी जो ग्रेट ब्रिटेन खासकर, जी ये सब देशों ने मिलकर ये काम किया। जैसे कि भारत के विभाजन में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया, इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे भी ये काम किया और इन्होंने इजराइल को बसाया यहाँ पे। एक बार इजराइल बस गया है, उसको कंट्री का स्टेटस मिल गया है, तो फिर वो अपना बचाव करेगा अटैक से। 1948 में उसमें अटैक हुए, उसने लड़ाई करी। 67 में हुए 7 देशों के साथ उसने बचाव किया। 73 में यौम किप्पूर वॉर हुई, यौम किप्पूर के दिन तब उसने अपना बचाव किया। ये लड़ाई चलती जा रही है। तो ये बात नहीं है कि ये लड़ रहा है। लड़ाई इसलिए चल रही है कि अरब देश सोचते हैं कि उन पे ज्यादती हुई है, और ये ज्यादती मेरे अनुसार ये ज्यादती हुई है। ये जगह अरब की थी, अरब के देश थी। इजराइल को यहाँ पे लाने का कोई अधिकार नहीं था इनको। जब इन्होंने जबरदस्ती इजराइल को लेके आए, इजराइल वालों की गलती नहीं है। उनको जब जमीन मिली तो वो अपनी कंट्री बनाई, और जब कंट्री बनाई है वो लड़ाई कर रहे हैं बिल्कुल रूल्स के हिसाब से। मैं ये बात मानता हूं। हाँ, अभी जो उन्होंने जमीनें अख्तियार की हैं, इल्लीगल अख्तियार की है, इजराइल को खाली करनी पड़ेंगी। और भारत अगर इजराइल का दोस्त है तो इजराइल को बताए कि ये जो अब आपने जबरदस्ती जमीन अख्तियार की है, इसको खाली करिए, तब संधि वार्ता और वो हो सकती है, तब शांति वार्ता चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती। जी विंग कमांडर सर, जैसा आपने भी बताया कि इजराइल जो है वो अपना बचाव कर रहा है, सेम चीज बाइडेन प्रशासन ने भी कही है। उन्होंने भी कहा है, जब बात तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करने से है तो उन्होंने परहेज भी किया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि इजराइल को हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार है। नहीं, मैं वो बात मानता हूं, अधिकार है जी। पर आप जब उनकी जमीन को इल्लीगली ऑक्यूपाई करेंगे तो अटैक करेंगे जी। तो देखिए, जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वहां पे जहां से शीशे में दरार होती है, वहां से ठीक करना चाहिए, ना कि बीच से जी। तो यही एग्जैक्टली बात है। तो ये प्रॉब्लम को पूरा स्टडी करके अगर आप देखें तो ये सारी की सारी नीति वेस्टर्न पावर्स की है, ताकि इस जगह पे जगह अख्तियार तो अपने ऐसे एलआई को कराएं कि उनका फायदा होता रहे, वापस आते रहे। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में अमेरिका ने देखा कि वो वापस आता रहेगा और उसको आधिपत्य मिलेगा इस जगह को अख्तियार रूल करने का थ्रू पाकिस्तान। ये सारा का सारा गेम जो है ये वेस्टर्न पावर्स का है। इसमें 2 खिलाड़ी हैं, इजरायली और अरब, ये बीच में फंस गए हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है वो तो आप देखेंगे। ये मैं मानता हूं, एज अ ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंस्ट्रक्टर, मैं मानता हूं कि इस समय इजरायलीज ह्यूमैनिटेरियन लॉ का खनन नहीं कर रहे, वो सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहे, यहां तक कि वार्निंग दे दे के बिल्डिंग्स खाली करा रहे हैं। पर दुख की बात है, उनका यहाँ पे होना ही गलत है कई जगह पे, उसको पहले वो सॉल्व करें। जी विंग कमांडर सर, साथ ही साथ ये भी है कि अब जिस तरह से सारे देश जो है, संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है कि तुरंत संघर्ष विराम किया जाए, बहुत हो गया खूनी संघर्ष विराम की अब जहां बातें उठ रही हैं, ऐसे में अमेरिका ने अभी उनसे, इजराइल की अगर हम बात करें तो करीब 5,500 करोड़ रुपए के हथियार बेचने को मंजूरी दी है, रक्षा सौदा ये उन्होंने किया है। तो ये रक्षा सौदा इस वक्त किस बात की ओर इंडिकेट करता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कुछ दिन पहले बताया था, ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस था कि सारी वेस्टर्न पावर्स चाहती हैं कि ऐसी जगहें जहां पे जो देश अपने हथियार नहीं बनाते वो आपस में लड़ते रहें, ताकि उनके हथियारों की बिक्री होती रहे। ये पुराना खेल है। नेटो कंट्रीज की यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यही खेल खेल रही हैं, अमेरिका यही खेल खेल रहा है। और कितने यहाँ रशिया के आर्म्स बिक रहे हैं, अमेरिका के आर्म्स बिक रहे हैं, सबके रॉकेट्स बिक रहे हैं, F-16 बिक रहे हैं जी।
भारत में इजराइल की उप उच्चायुक्त बिक्री होती रहे और इजराइल के थ्रू बिक्री सबसे ज्यादा होती है। और इजराइल सबसे बड़ा उसका वो एजेंट है। एजेंट का मतलब है सबसे ज्यादा वो उसके आर्म्स को बिकवाता है। जहाँ पे वेस्टर्न आर्म्स होते हैं, मैं अंदाजा लगा सकती यहाँ तक कि रशियन आर्म्स की भी इजरायली करने लगा है। तो ये तो सारा अपना लोग बिजनेस चला रहे हैं इसमें। तो ये ये दो पहलू हैं। आप एक चीज ये डिस्कस कर रहे हैं और एक चीज सच्चाई डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। जी विंग कमांडर सर, भारत का रुख क्या है इस मसले पर, पूरे मसले पर? देखिए, भारत का रुख होना चाहिए जहां पे शांति हाल हो। भारत अब इजराइल को वापस नहीं भेज सकता। यूरोप इजराइल बन गया है जी। इसलिए भारत इस समय पूरा यत्न करे कि दोनों में पहले सीज फायर हो जाए। उसके बाद दोनों पार्टीज को अलग अलग बिठाए, साथ में बिठा के अलग ले जाके उनके साथ पूरे का पूरा संधि वार्ता, पूरी मीटिंग शुरू कर दें और ये अपने साथ में यूएई को, सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को, ये सारे कंट्रीज मिलके, कतार वगैरह सब मिलके ये संधि वार्ता कराएं। अरब कंट्रीज भी नहीं चाहती कि ये लड़ाई चलती रहे, वो भी अब इसमें बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो संगठन है हमास का, वो इलीगल है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यहाँ होना ठीक नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर है। तो ये भी हमको क्लियर करना चाहिए भारत को। ये डबल ये ना कि रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड्स नहीं करना। भारत को क्लियर कहना है कि ये गलतियां अरब कर रही है, ये इजराइल कर रहा है और दोनों के लिए संधि पीस लानी है। तो ये स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, हमें क्लियरली बोलना पड़ेगा। जी विंग कमांडर सर, इजराइल ने यह भी आरोप लगाया कि हमास जो है वो गाजा पट्टी पर अपने बचाव में लोगों को ढाल बना रहा है, वो जो वहां के नागरिक है उनको बीच में ला रहा है, जबकि इजराइल नहीं चाहता कि वहां पर किसी भी बेवजह नागरिक की मौत हो। मैं ये बात मानने को तैयार हूं, पर इस बात का प्रूफ चाहिए कि हमास ह्यूमन शील्ड बना रहा है। अगर ये बात सच है तो ये बात इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत एक सीरियस वॉर क्राइम है, ह्यूमन शील्ड। और ये अगर वो कर रहा है, यहां तक कि रिप्राइजल्स के टाइम जब आप बदला लेते हैं, बदला लेने के समय अगर आपने मेरे रिहायशी इलाके पे हमला किया है, मैं आपके रिहायशी इलाके पे हमला नहीं करूंगा। बदला लेने में भी रिहायशी इलाके नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे रिप्राइजल के दौरान। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस समय बात सारी ये है कि इस बात को पूरा का पूरा भारत को और ऐसे देशों को जो बीच बचाव कर रहे हैं, ये बात पूरी क्लियरली बता देनी चाहिए। जी विंग कमांडर सर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कड़े प्रतिबंध जो है वो लगाए थे, जिसकी वजह से भारत को भी तेल का आयात कम करना पड़ा था वहां से। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें भारत के लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है अगर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें हम, क्योंकि जिस डील के पीछे भारत कई वक्त से लगा हुआ था, वो डील ईरान ने अब वहीं की किसी गैस फील्ड फरजाद बी के विकास की परियोजना अपने ही देश की कंपनी को दे दी है। तो ऐसे में क्या ये जो पूरा माहौल जो बना हुआ है कहीं ना कहीं भारत के लिए भी नुकसानदायक है? देखिए, ये भारत के लिए ही नहीं, सारे देशों के लिए नुकसान है। अगर ये अरब इजराइल संघर्ष ज्यादा सीरियस हुआ, ये सुएज कैनाल तक जा सकता है, ये गल्फ तक आ सकता है, पर्शियन गल्फ तक आ सकता है। तो इस बात की भारत को सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इस समय भारत तेल के निर्यात पे बहुत डिपेंड कर रहा है। और ये ईरान का जो ये स्टेप है, ये सही है गलत है, ये अलग डिबेट है। इसको इस समय नहीं सुलझाया जा सकता, पर अगर हमारे पे ये आपत्ति आई है, हमको इसको सुलझाना पड़ेगा। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि इतने बाहर वाले वेस्टर्न पावर्स जो है इंटरफियर कर रहे हैं। सबसे पहले भारत को एडवाइस करनी पड़ेगी फॉरेन पावर्स को कि आप इंटरफेरेंस बंद करिए। ये एक एशियन मामला है, एशियन मामले को एशियन कंट्रीज ही बैठ के सुलझाएं तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूं भारत को लीडरशिप लेनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री नेहरू ने आज सन 47 में कहा था कि हमें एक एशियन यूनियन जैसी संगठन करनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाए और बाहर वाली पावर्स को आके हमारे को एक्सप्लॉइट ना कर पाए।
इसलिए उन्होंने भी यही कहा था, वो कोई कारणवश वो मीटिंग में ही रह गई, बात आगे नहीं बढ़ी। पर अब ये ख्याल बहुत आगे फैल गया है। अब एशिया पैसिफिक यूनियन का मतलब यही है कि भारत लीडरशिप ले और यहां तक मिडिल ईस्ट से लेके पैसिफिक तक भारत अपने हित की सोचे, अपने देश के बाकी कंट्रीज के हित की सोचे, मतलब साथ मिलके आगे बढ़ने की बात करे। अगर ये सब बात मिलके करेंगे तो ये तेल की प्रॉब्लम जो ईरान के साथ है और ये अब धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। भारत को इस समय डायनामिक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, पर कुछ कारणवश भारत के ऊपर अभी इतनी आपत्ति आई हुई है कोरोना के कारण और इत्यादि इत्यादि, तो इस समय कुछ समय लगेगा। जी विंग कमांडर सर, साथ ही साथ आपसे मेरा ये भी सवाल होगा, अगर ये विवाद, ये जो इनका जंग है, ये जंग जो है अभी गाजा और वेस्ट बैंक तक रही तब तक ठीक है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि अगर ये मामला यरूशलेम तक पहुंच गया तो कहीं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ना खड़ी हो जाए। देखिए, यरूशलेम में 3 धर्मों का समावेश है जी, ज्यूज का, क्रिश्चियंस का और अल-अक्सा ये जो अपने इस्लाम का। तो आप खुद ही जानती हैं हिस्ट्री को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ये तीनों धर्म का समावेश है। तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे वॉर ऑफ क्रूसेड्स शुरू हुई थी हजारों साल पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में, वो फिर बात वही पड़ेगी। अभी इस समय तभी मैं कहता हूं जितनी जल्दी से जल्दी संधि वार्ता हो जाए, सीज फायर हो जाए, और जो कंट्री भी हो, चाहे भारत आए या ना आए, पर इस समय पीस लाने की बात की जानी चाहिए, ना कि वहां पे आर्म सप्लाई की बात की जानी चाहिए। और इजराइल को आर्म करें तो दूसरी पार्टी पैलेस्टीनियन फोर्सेस या हमास को करेंगे, वो भी तो फॉरेन आर्म्स से लड़ रहे हैं, वो कौन से अपने आर्म से बनाए हुए हैं? कत्युषा रॉकेट या रशियन ओरिजिन का तो है, चाहे चाइना से आ रहा है चाहे रशिया से आ रहा है, ये नहीं पता, आ तो रहा है बाहर से। ये सबको रोकना पड़ेगा, सबसे पहले ये कदम उठाने पड़ेंगे, और दोनों के सपोर्टर्स जो हैं उनको बताना पड़ेगा शांति से काम लीजिए, पहले इस जगह को शांति लाइए ताकि सब आराम से रह सके, फिर संधि वार्तालाप डायलॉग्स होने शुरू हो जाएंगे। जी विंग कमांडर सर, अमेरिका को हमेशा सऊदी को अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ता है हमेशा, अगर हमने देखा है सुरक्षा के दृष्टि से भी हमने देखा है। तो जानकारों का मानना यह भी है कि फिलिस्तीन के मसले पर जहां ईरान सऊदी को एक साथ आना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि प्रेशर में भी अलग अलग दोनों के साइड हो सकते हैं, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाएगा ये इस जंग को जो है रोकना। भाई देखिए, मुश्किल बहुत होगा। ईरान जो है वो अब अमेरिका ईरान के खिलाफ है, आप देखें तो सऊदी अरेबिया भी ईरान के साथ थोड़ी रहेगा, और फिर टर्की बैठा हुआ है वहां पे बाज की तरह। अब टर्की वेट कर रहा है कि वो किस तरीके से अंदर घुसे और अपनी जो अपने को खलीफा बनाना चाहता है, और वो अपना अभियान शुरू करे। और चाइना उधर से आने की बात करेगा, अभी टर्की आएगा, चाइना आएगा, रशिया अपना आर्म्स बेच रहा है, ईरान है ये, और अमेरिका उधर से आ रहा है, तो सारे के सारे यहाँ पे घुसने की कोशिश करेंगे। बात सिर्फ हो रही है ये वेस्ट बैंक में और गाजा के बीच में, और इतनी बड़ी बात बन जाएगी। जी बिल्कुल विंग कमांडर सर, जिस तरह से रियाद अल मल्की फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि निंदा करने के लिए इजरायली में एक मौत काफी है, लेकिन फिलिस्तीनियों के नागरिकों को कितनी मौतें अभी होना बाकी हैं जो निंदा की जाएगी, किस बात की तरफ ये इंडिकेट करता है? क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि इजराइल में अगर एक नागरिक की मौत हो गई है तो निंदा है, लेकिन फिलिस्तीनी में लगातार इतने नागरिक मर रहे हैं, कोई निंदा नहीं हो रही, फिलिस्तीनी का साथ नहीं दे रहा। ये बिल्कुल सही बात है। अगर फिलिस्तीनियंस की हलाक हो रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। इस बात को भारत को आगे कहना चाहिए और कि ये भी दुख की बात है। हालांकि कल की मीटिंग में मेरे ख्याल से भारत ने यही बोला है, और भारत ने एक किस्म से इजराइल को केयरफुल होने के लिए बोला है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जैसे कहा, उनका अभियान सुना होगा, पर और क्लियर शब्द में बोले ये, और दबे नहीं, क्लियर शब्दों में बोले, क्योंकि इजराइल और भारत, देखिए ऐसा है ये फॉरेन पॉलिसीज की मामला जो होता है सब अपने हित में बात करते हैं।
अब भारत का विभाजन भी लोगों ने अपने हित में कराया जी। अंग्रेजों ने और ब्रिटिश ने, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। अमेरिका यहाँ पे अपने हित के लिए आ रहा है, सब अपना हित देखते हैं। कोई यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं है कि या गौतम बुद्ध नहीं है कि सब दुनिया को देखे, कोई नहीं देखता। जब अपने हित की बात हो रही है इस समय, जो सबसे शांतिपूर्ण बात करेगा, जो अपना दिमाग ध्यान से लगाएगा और औरों की सोचेगा, वही सही रहेगा इस समय। भारत, तभी मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूं कि ये समय आ गया है, भारत को ये भूमिका लेनी चाहिए और इजराइल को थोड़ा सा और सतर्क होने की बात करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। जितने हमारे जो कि पैलेस्टीनियंस हमारे जो हलाक हुए हैं, वहां पे आप एड भेजिए, लोगों को भेजिए और उनको आश्वासन दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गेम नहीं मैं कहूंगा, पर ये एक्शन भारत को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल विंग कमांडर सर, अगर जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, एक तरफ कोरोना दुनिया भर में फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है दुनिया भर में, ऊपर से अब ये जो इनका संघर्ष, जो खूनी संघर्ष जारी है, मानवता के लिए कितना बड़ा संकट इस वक्त पैदा हो चुका है। देखिए, मानवता के लिए बहुत संकट हो चुका है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये तो लड़ाई है, ये बड़ी, ये आग में तेल डालने वाली बात है और ये बहुत फैल सकती है, एक जंगल की आग बन सकती है। तो ये इसको आप ये मत सोचिए कि छोटी चीज है। पर दूसरी चीज है, ये कोरोना की जो बात कर रहे हैं, कोरोना एक रूप ले चुका है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपनाइज होते हैं। जब बायोलॉजिकल सिस्टम को आप वेपनाइज करते हैं, ये बहुत पुरानी रीति है दुनिया की, 6वीं 7वीं ईसी पूर्व से ये चलता आ रहा है। साइथियंस ने किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया, कई स्वीडन और अंग्रेजों ने किया। जो आपने अभी गंगा में बहती हुई लाशें देखी हैं, ये बड़ी पुरानी रीति है। ये एक दूसरे के रिवर्स में प्लेग वाली बॉडीज और कॉलरा वाली बॉडीज फेंकते थे ताकि सारे के सारे लोग मरे, मवेशी मरे, यहां तक कि खेतों का नुकसान होने लगा था। ये पुरानी बात है। अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनके अपने लोग हलाक हुए हैं। रशिया ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ग्लेंडर्स नाम का जो जहर था, वो घोड़ों के खिलाफ और म्यूल्स के खिलाफ, खच्चरों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। इससे भारतीय भी काफी हलाक हुए थे। एजेंट ऑरेंज अमेरिका ने यूज किया था वियतनाम वॉर में, जिसमें कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर में पतझड़ आ गई थी और इंसानों का, जानवरों का, पक्षियों का, पौधों का जेनेटिक ट्रेट्स में बदलाव आ गया था। 4-4 सिर के लोग पैदा होने लगे थे, 3-3, 4-4, 8-8 पांव के मवेशी इत्यादि पैदा होने लगे थे। ये खतरा बहुत जबरदस्त है, ये पुराना नहीं है। चाइनीज कर रहे हैं, पर चाइनीज को हम ये कह दें कि ये पहल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। चाइनीज इसका फायदा उठा रहे हैं, ये बात भी गलत है। पर ये जो रीति लड़ाई की है, ये बहुत पुरानी है। मैंने इसीलिए बैकग्राउंड दिया आपको। जी बिल्कुल विंग कमांडर सर, जानकारों की मानी तो इजराइल ने जब इन दोनों देशों के बीच ऐसी जंग आई है, ऐसे में इजराइल का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फिलिस्तीन की जमीन पर जो है अच्छा खासा कब्जा जो है इजराइल ने भी किया है, लगातार ये देखा भी गया है। तो क्या इस बार भी यही चीज, क्योंकि जिस तरह से संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र, वो होता तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में लगातार इजराइल भी यही कह रहा है कि हम बस अपने देश को बचा रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन तो ऑलरेडी वहां पे बहुत सबसे पहले से है। यूनाइटेड नेशन जहां भी होता है उसे कोई काम नहीं होता जी। तो बिल्कुल ये भूल जाइए कि यूनाइटेड नेशन कुछ कर देगा, कुछ नहीं कर पाया। ना रुवांडा में, ना कहीं, ना युगोस्लाविया में, ना क्रोएशिया में, कहीं नहीं कुछ करता जी। तो ये बात आप भूल जाइए। यूएन को अपनी जगह रहने दीजिए, उनकी बात ना करिए। ये काम है देश के समझदार लीडर्स की, और इसीलिए सारे के सारे मिलके ही इस काम को कर सकते हैं। यूएन इसको कुछ नहीं कहता। आपका क्वेश्चन यही था कि कुछ और पूछा था आपने? नहीं सर, मैंने यही पूछा था। आपने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जहां गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते हफ्ते हुए हवाई हमलों में 212 फिलिस्तीनियों की जान गई है। ऐसे में 61 बच्चे और 36 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं हमलों में 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में 10 लोगों की जान गई है, जिसमें 5 साल के लड़के के साथ ही एक सैनिक भी शामिल है। तो जिस तरह से लगातार ये संघर्ष का दूसरा हफ्ता जारी है, बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।